Assalamu alaikum everyone. I'm Farzeen Zara and I welcome you all to another exciting episode of Dynamic Forum. जी तो हम बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज पर. हमने कुछ ऐसे फैक्ट्स अब तक देखे हैं जैसा कि 2011 से लेके 2020 की जो पूरी डेकेड है, दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज द हॉटेस्ट डेकेड सो फार. इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज में एक और चीज़ देखने में आई है और जो बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन है, वो है द रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज़ which is 2 degree Celsius increase in the overall rate as compared to the pre-industrial times. तो ये इस तरह की जो चेंजेस हमें देखने में आ रही हैं, इनकी डेफिनेटली कुछ वजूहात हैं और इन्हीं वजूहात के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हमें देखने में आ रहे हैं, जैसे कि बड़ा ही अनसर्टेन क्लाइमेट कंडीशंस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द शाइनिंग एग्जाम्पल आई मस्ट से इन दिस रिगार्ड, जिसमें बहुत ही क्लाइमेट चेंज ने तबाहकुन सतह पर इम्पैक्ट किया है लाइफ को और लाइफ को नियरली इम्पॉसिबल बनाया है यहाँ पे. और अभी भी हमें अगर हम देखें तो नियरली हाफ ऑफ द पाकिस्तान इज स्टिल अंडर वाटर. तो अगेन ऐसी काफ़ी सिचुएशंस जो क्रिएट हो रही हैं ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, उसने बहुत सी वर्ल्ड पावर्स को और कुछ ऐसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को बैठने पर और सोचने पर और कुछ ऐसे इक़दामात लेने पर मजबूर किया है ताकि फ्यूचर में, जैसे कि हमें एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हमारी ग्रेटा थनबर्ग ने भी ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रिक्टली उन्होंने हमें आगाही दी है कि अगर आज बैठकर इन बातों पर डिस्कशन ना हुई और इन पर कुछ इक़दामात ना लिए गए तो फ्यूचर इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग या एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनता जा रहा है क्लाइमेट चेंज. और पाकिस्तान इज़ टॉपिंग द लिस्ट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ में शामिल होता है. तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे वो कॉजेज़, वो ऐसे कौन से मुहर्रिकात हैं जो क्लाइमेट चेंज को तूल दिए जा रहे हैं. तो अगेन जो बेसिक जो हर जगह पे हमें सुनने को मिलता है, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस जो कि नेचुरली जो पाई जाती हैं, उनकी एमिशंस ओवरऑल इतना इंक्रीज़ हो गया है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हमें नज़र आता है. ओवरऑल राइज़ इन टेम्परेचर जो है वो हमें नज़र आता है. उनमें से सबसे ज़्यादा जो एमिशन है जिस गैस की, वो है कार्बन डाइऑक्साइड की. अब देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है वो बहुत सी चीज़ों को मिलाकर की जाती है, लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, गैस, कोल, ऑयल. अब ये तीन चीज़ें जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड की सोल कह लें, एमिटर्स आप उन्हें कह लें कि हैं. कार्बन डाइऑक्साइड के जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको एटमॉस्फेयर में बहुत तेज़ी से या बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं. लेकिन एक और चीज़ सोचिए, अब इन तीन चीज़ों पे, बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल एंड गैस, इनके अलावा जो हमें एनर्जी हमारी रिसोर्स मानी जाती हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं है. सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बाकी दुनिया में भी. गैस के बगैर आप नहीं चल सकते, ऑयल के बगैर आप नहीं चल सकते, कोल के बगैर आप नहीं चल सकते. आपकी इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, आपके हाउस होल्ड एनर्जी यूसेज है, आपका overall urbanization, industrialization, all of this accounts for this. तो ये emissions जो दुनिया में बहुत तेज़ी से हो रही हैं, ये sole reason, one of the most important reason I must say, one of the pressing sources of climate change बनती हैं. इसके अलावा deforestation देखने में आई है बहुत ज़्यादा, जो कि over the past couple of period बहुत तेज़ी से की जा रही है. अब इसकी भी बहुत सी वजूहात हैं. आप जंगलात काटिए, आप ग्रीनरी, आप सब्ज़ा, आप इसको हटाइए और आप अपने लिए जगह क्रिएट कर रहे हैं. बेशक आप वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, आप वहाँ पे नए शहर आबाद कर रहे हैं, आप वहाँ पे कुछ भी इंसान का यूसेज ही है. एट द एंड ऑफ द डे वही चीज़ इंसान के लिए एक ख़तरा भी बनती जा रही है. मुझे ये सब चीज़ें सोच के ऐसा लगता है कि जैसे फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर हमने ही क्रिएट किया है और अब वो हमारे लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है.
हम खुद भी उस पर काबू नहीं पा सकते, ऑल्दो उसको वजूद में हम ही लाए थे। तो क्लाइमेट चेंज भी मैं आपको वही एग्ज़ाम्पल ही दूंगी, ये हमारे लिए ऐसे ही काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगेन डिफ़ॉरेस्टेशन जब नहीं होगी, आपका सब्ज़ा नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन हवा में से बहुत कम होगी, बहुत स्लो पेस पे होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन कम होगी, इम्बैलेंस क्रिएट होगा, जिस वजह से क्लाइमेट चेंज में टेम्परेचर राइज में ओवरऑल जो है इम्पैक्ट आएगा। थर्ड चीज़, नाइट्रस ऑक्साइड विच इज़ अनदर यू कैन से ग्रीन हाउस गैस, उसकी एमिशन जो है, उसकी प्रोडक्शन इन द एटमॉस्फेयर हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज्ड। अब वो क्यों हुई है? वो अगेन जो हम अपने फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, ज़ाहिर है हम प्रोडक्शन जब कर रहे हैं, अपने रॉ मटेरियल्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें हर चीज़ हम थोड़े इम्पेशेंट भी हैं आजकल के लोग, तो हमें हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, तो हमें हर चीज़ का रिज़ल्ट बहुत जल्दी चाहिए। तो हम जो नेचुरल जो हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं उनको अब हम बिल्कुल ही कह लें कि बेकार समझते हैं, या उनको हम उतना इफ़ेक्टिव नहीं समझते। तो हम जो मैन मेड या सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स हैं, जिनमें नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो हम बहुत ज़्यादा उसका यूसेज बढ़ गया है। तो जब फिर वो एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करता है बाकी गैसेस के साथ, हवा या पानी के साथ, तो फिर जो गैस प्रोड्यूस होगी वो उसकी एमिशन अगेन बढ़ गई है हमारे इन फर्टिलाइज़र्स की यूसेज की वजह से। इसके अलावा फ्लोरिनेटेड गैसेस, ये बहुत डैमेजिंग हद तक आपकी एटमॉस्फेयर को जो है इम्पैक्ट कर रही हैं इन अ नेगेटिव वे। अगेन दे आर इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ओवरऑल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं, अब ये कहाँ से हमारे पास आती हैं? इनका जो कह लें कि जो एमिशन है इनकी, वो होती है हमारी बहुत सी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लाइक रेफ्रिजरेटर्स, लाइक एयर कंडीशंस, और कुछ ऐसी गाड़ियों के कैटालिटिक कन्वर्टर जिनमें कि ये एमिशन कंट्रोल नहीं है, तो वो ऑब्वियसली ये गैसेस CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये फ्लोरिनेटेड गैसेस डैमेजिंग हद तक आपकी एटमॉस्फेयर में काम कर रही हैं, और आपके टेम्परेचर राइज में ये बहुत ही आगे आगे बढ़ के कह लें कि ये जो हैं हरकत में हैं। तो लेकिन एट द सेम टाइम यूसेज ऑफ यूसेज ऑफ रेफ्रिजरेटर, इट्स इन एवरी हाउस होल्ड। मेरे ख्याल से जो दो इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की जब मैंने रिसर्च की, तो उनके बगैर आई थिंक we cannot survive without them. One is air conditioner and the other one is refrigerator. इन दोनों के बगैर बड़ा घर, छोटा घर, इंडस्ट्री कहीं भी गुजारा नहीं है। कमर्शियली इनका यूज़ है, इंडस्ट्रियली इनका यूज़ है, डोमेस्टिकली इनका यूज़ है, तो आप इनको कहीं, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो इनका यूज़ दिन रात है और काफ़ी हद तक है। तो अगेन जितना ज़्यादा यूज़ होगा और जितने ज़्यादा नंबर्स, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा इनकी बढ़ गई है, वो अगेन फ्लोरिनेटेड गैसेस की जो प्रोडक्शन है उसको ये तूल दे रहे हैं, और इसका कोई ऐसा कोई स्टॉप नहीं है कि हम इसको कंज़र्व करें, या हम कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव मीन अपने लिए यूज़ करें कि हम ये गैस और ज़्यादा मज़ीद ग्रीन हाउस गैस जो इम्पैक्ट है उसमें मज़ीद इसका कंट्रीब्यूशन ना हो। तो अब ये सारी गैसेस जो हैं, ये और जो वजूहात मैंने आपको बताई हैं, ये सब क्लाइमेट चेंज में, ओवरऑल टेम्परेचर राइज में बहुत हद तक कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। लेकिन एक और चीज़ पे अगर हम गौर करें, ये तो सोर्सेज हैं ही हैं क्लाइमेट चेंज के। अगर हम देखें तो मेरे ख़्याल से बढ़ती हुई आबादी जो पूरी दुनिया में है, द ग्लोबल राइज इन पॉपुलेशन, आई थिंक इज़ द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर हम इस पर थोड़ा गौर करें कि इंसान, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि आप एक छोटे से बॉक्स में मौजूद हैं, आपकी कैपेसिटी सिर्फ उतनी है। अगर आप उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा भर देंगे तो वो बॉक्स टूट जाएगा, क्योंकि उस बॉक्स में इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा
जो है वो वॉल्यूम को होल्ड करे? ऑब्वियसली नो। तो मेरे ख्याल से इस वक्त हम अर्थ के साथ यही कर रहे हैं, हम अपनी एनवायरनमेंट के साथ यही कर रहे हैं। हम अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे इतना फोकस नहीं कर रहे जितना हम उसकी डिमांड हमारी बढ़ गई है, सप्लाई हमने सप्लाई पर इतना ध्यान नहीं दिया। माउथ टू ईट, माउथ ऑफ कंजम्पशन आर इंक्रीजिंग अ लॉट मोर। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा जगह चाहिए होगी रहने के लिए, डिफॉरेस्टेशन, उनको गाड़ियाँ चाहिए होंगी एक्स्ट्रा। यू नो, वी आर ऑल्दो ट्राइंग टू इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल ओवरऑल, लेकिन हमें इन सारी चीज़ों में हम ये भूल चुके हैं कि हमने क्लाइमेट को किस हद तक हमने ख़राब कर दिया है अपने ही हाथों से। अगेन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस वगैरह, जहाँ पे पहले जॉइंट फैमिली था, सिंगल यूनिट फैमिली पे हम आ चुके हैं सिस्टम पे। तो ज़्यादा लोग, अलग अलग घर, छोटे छोटे घर, यूसेज ओवरऑल ज़्यादा हो रहा है ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगेन ज़्यादा है। हर चीज़ में डिफॉरेस्टेशन इसीलिए हो रही है। कॉलोनीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं, दरख्त कटते जा रहे हैं, ज़मीनें लेवल होती जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से जब आबादी बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, और तो उसको सप्लाई करने के लिए आपने वो सब चीज़ें करनी है, बट एट द सेम टाइम वी आर इग्नोरिंग आवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हम उनको बिल्कुल ध्यान में नहीं रख रहे, हम बस चीज़ों को यूज़ करते आ रहे हैं, बेधड़क हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर कुछ सोचे समझे। तो ऑब्वियसली उसका रिज़ल्ट यही होगा जो हमने देखा है। बहुत से दुनिया में क्लाइमेट चेंज में बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि जिन पर इम्पैक्ट आया है, लेकिन पाकिस्तान कुछ ऐसे ख़ित्ते में मौजूद है, उसकी लोकेशन ज्योग्राफिकली कुछ ऐसी लोकेशन है जिस पे पाकिस्तान बहुत वल्नरेबल है। आपने अभी देखा है चंद महीने पहले जो फ्लड्स थे यहाँ पे, उसमें जो फ्लड्स की तबाहकारियाँ हुई हैं यहाँ पे, हम अभी तक उनसे ओवरकम नहीं कर पाए, हम अभी तक वहाँ से नहीं निकल पाए। अगेन फूड प्रोडक्शन बहुत यहाँ पर उस कैपेसिटी पर बहुत हद तक सैलाबों ने जो तबाहकारियाँ की हैं, फूड प्रोडक्शन हमारी इम्पैक्ट हुई है इससे, लोगों के घर तबाह हुए हैं। बहुत सी हमारी ज़रखेज़ ज़मीन सैलाब की ज़द में आई है, जो कि शायद आने वाले कुछ दिनों में हमारी फूड शॉर्टेजेस क्रिएट करेगी। तो अगेन जब फूड शॉर्टेज क्रिएट होगी तो फिर आप और मीन्स देखेंगे, आप शायद किसी और एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को आप किसी और तरीके से शायद आप हिलाएंगे। तो अगेन जब ऐसी इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं जो कि हमने खुद क्रिएट किए हैं, तो आप फिर जब चीज़ें छेड़ते हैं तो उसके फिर रिज़ल्ट्स भी आप भुगतते हैं। तो ये जो मेन कॉजेज़, आई होप कि आई विल बी वेरी क्लियर अबाउट द मेन कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि ओवरऑल दुनिया में सेम है और पाकिस्तान में शायद कुछ ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में ना तो सिर्फ इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा है, एक और मसला जो मैंने आखिर में उठाया पॉपुलेशन राइज का, वो तो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा है। तो अनकंट्रोलेबल पॉपुलेशन एंड blatant use of your means of production and emissions of carbon dioxide and immense deforestation and production of fluorinated gases and nitrous oxide, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री भी हैं, तो हमारा आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो प्रोडक्शन पर है, रॉ मटेरियल्स की प्रोडक्शन पर, एग्रीकल्चर पर है। उसके लिए तो हम फर्टिलाइज़र्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो कॉजेज़ हैं पाकिस्तान में वो सब कॉजेज़ मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स झेल रहा है। उसकी वजह यही है कि हमारे पास अभी कुछ सेट पैटर्न्स भी नहीं हैं, हमारे पास कुछ मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ भी नहीं हैं जिसकी बिना पर हम ये रोकथाम कर सकें, या कुछ इस तरीके से रहना सीख लें कि हम ये चीज़ों का बेधड़क इस्तेमाल किए बगैर इम्बैलेंस क्रिएट होने की बजाय एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम में रहना सीखें। तो अगले एपिसोड में हम ये चीज़ और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ना कि सिर्फ पाकिस्तान को हम इस पर्सपेक्टिव में देखेंगे, बल्कि पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव को हम इन कंसिडरेशन लाएंगे कि हमें ऐसे कौन से इक़दामात उठाने चाहिए। आई थिंक कैप्स लगाना, कुछ लॉज पास करना, दिस इज़ नॉट इनफ।
आई थिंक वी एज अ ह्यूमन बींग एट इंडिविजुअल लेवल एट इन आवर कैपेसिटी हमें कुछ ऐसे इकदाम लेने चाहिए ताकि हम एनवायरनमेंट को पर्सनल लेवल पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके, ताकि कल को हमारे बच्चे एक साफ़ हवा और अच्छी एनवायरनमेंट में ज़िंदा रह सकें और उनका सर्वाइवल इजी हो। क्योंकि अगर हम इसी पेस पे चलते रहे तो ह्यूमन थ्रेट, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का बहुत बड़ा ख़तरा है हमें आगे जाके। हमारे बच्चे शायद उनका ह्यूमन बीइंग का ख़तरा, ज़िंदगी का ख़तरा जो है वो बहुत ही मुश्किल है, उनका सर्वाइवल मुश्किल है। सो लेट्स टेक कलेक्टिव अप्रोच टूवर्ड्स इट एंड सॉल्व इट कलेक्टिवली. So stay tuned with me. See you in the next episode. Thank you so much. Allah Hafiz.